हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंजलि एकेडमी। आज हम करने वाले हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स चैप्टर को। फ्रेंड्स, ये चैप्टर कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इजी चैप्टर है। आप लोगों ने पहले से ही इशू ऑफ शेयर्स किया हुआ है, इसलिए आपको इसके जर्नल एंट्रीज में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। आज हम स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। इस चैप्टर को पूरा डिटेल में समझेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे और कौन कौन सी अपकमिंग वीडियोस में टॉपिक करने हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। चैप्टर है हमारा डिबेंचर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो सबसे पहले बात आती है कि डिबेंचर होते क्या है। कंपनी को जब पैसे की जरूरत होती है तो एक ऑप्शन उसके पास था कि वो शेयर्स इशू कर सकती है, लेकिन कंपनी बार बार शेयर्स इशू तो नहीं करेगी, बार बार ओनरशिप में कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करेगी। तो इस केस में वो क्या करे, वो लोन ले सकती है। तो ये जो लोन है, इस लोन को जब पब्लिक से लिया जाए और पूरा जो भी लोन होगा, जो भी डेट होगा, उसको अगर छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाए तो इन छोटे छोटे टुकड़ों को हम कहते हैं क्या, डिबेंचर। ठीक है, तो कंपनी जब भी डिबेंचर इशू करेगी तो जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा वो कुछ इस तरीके से दिया होगा कि 9% डिबेंचर्स या तो 10% डिबेंचर्स। ठीक है, तो ये जो 9% है 10% है, ये क्या है, ये 9% 10% जो प्रीफिक्स के रूप में दिखाया गया है, ये आपके डिबेंचर्स का इंटरेस्ट है। मतलब कंपनी जितना इंटरेस्ट प्रॉमिस करती है कि जो भी डिबेंचर होल्डर होंगे उनको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, एनुअल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, उसकी रेट आपको उसके नाम से ही पता चल जाएगी। इतने परसेंट डिबेंचर्स है तो इतना इंटरेस्ट इसका होगा। ठीक है, ये चीज समझ आई। तो ये था आपका डिबेंचर जिसके बारे में अभी मैंने बात करी। अब हम समझ लेते हैं कि डिबेंचर को इशू किस किस केसेस में हम करेंगे। ठीक है, देख लेते हैं। तो डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर को हम तीन तरीके से कर सकते हैं, इशू को तीन तरीके से कर सकते हैं। तो डिबेंचर को जब हम इशू करेंगे तो तीन तरीके, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, कर सकती है। सबसे पहला आपका है एट पार। एट पार का मतलब क्या है, जब जितनी फेस वैल्यू है सिक्योरिटी की, अगर उसको सेम वैल्यू पे ही इशू किया जाए तो इसको हम कहते हैं इशू एट पार। यानी कि फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर जो है वो क्या है, 100 रुपीज है, और हम उसको इशू भी कितने में कर रहे हैं, 100 में ही कर रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे इशू एट पार। दूसरे नंबर पे आता है आपका इशू एट प्रीमियम, यानी कि फेस वैल्यू तो 100 ही रहेगी, लेकिन जो आपका इश्यू प्राइस है वो कितना होगा, 100 से ज्यादा होगा, तो इसको हम कहेंगे प्रीमियम। ठीक है, नेक्स्ट आपका है डिस्काउंट, कि फेस प्राइस आपका आपका 100 है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, डिस्काउंट दे रहे हो, आप 5 रुपए कम मंगा रहे हो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इशू एट डिस्काउंट हो जाएगा। राइट, ये तीन केसेस हैं जो जिससे आप डिबेंचर्स को इशू कर सकते हो। अब हम देख लेते हैं इनकी जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज को मैं कंपैरिजन सेंस में करा रही हूं ताकि आपको क्लियरली पता चले कि जब इशू एट पार होगा तो क्या करना है, इशू एट प्रीमियम होगा तो क्या करना है, और इशू एट डिस्काउंट होगा तब क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कर लेते हैं इशू एट पार। ठीक है, इशू एट पार, जब पार पे इशू होगा तो एक इंस्टॉलमेंट्स का सिनेरियो हम लेके चल रहे हैं कि आप एप्लीकेशन पे कुछ अमाउंट मंगा रहे हो, अलॉटमेंट पे कुछ मंगा रहे हो, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कुछ मंगा रहे हो। तो मैं इन तीन के अकॉर्डिंग आपको जर्नल एंट्री बता देती हूँ। सबसे पहले एप्लीकेशन हम रिसीव करते हैं तो एंट्री हमारी होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। राइट, जैसे आपने इशू ऑफ शेयर्स में किया था उसी तरीके से आप एप्लीकेशंस मंगाने की जर्नल एंट्री करोगे। इसके बाद क्या करना है, इसको ट्रांसफर कर दो, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू कर देंगे जितने भी परसेंट डिबेंचर्स हैं, जैसे 9% डिबेंचर्स का एग्जांपल मैं लेके चल रही हूँ, तो अगर 9% डिबेंचर्स तो हम क्या करेंगे, 9% डिबेंचर्स कर देंगे। जब इशू ऑफ शेयर था तो यहाँ पे हमने शेयर कैपिटल लिखा था। करेक्ट है, समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। थर्ड एंट्री हमारी होती है जब हम डिबेंचर अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे, तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे टू 9% डिबेंचर कर देंगे। ठीक है, अब इसको रिसीव कर लेते हैं, रिसीव करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट हो जाएगा। ठीक है,
सिमिलर तरीके से आपको फर्स्ट कॉल या जितनी भी कॉल्स आप मंगाते जा रहे हैं उतनी कॉल्स के लिए एंट्री आपको करनी है। यानी कि अगर मैं फर्स्ट कॉल मंगा रही हूँ डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स, और सिमिलर तरीके से जैसे अलॉटमेंट का पैसा हमने मंगाया था उसी तरीके से हम पैसा रिसीव कर लेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल। ठीक है, आगे जितनी भी कॉल्स रहेंगी सिमिलर तरीके से आप जर्नल एंट्री करते चले जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा एट प्रीमियम। अगर प्रीमियम पे इश्यू किया गया तब हम क्या करेंगे? तो इशू एट प्रीमियम के केस में जो भी अमाउंट आएगा वो प्रीमियम को मिला करके आएगा। ठीक है, तो पहले हम वही एप्लीकेशन रिसीव करने की एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू डिबेंचर एप्लीकेशन हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट। पहली एंट्री सेम है, लेकिन ये ध्यान रखना कि अमाउंट चेंज होगा। अगर तो प्रीमियम एप्लीकेशन के टाइम पे मंगा रही है तो अमाउंट चेंज हो जाएगा, अगर तो एप्लीकेशन सेम है तब कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अभी के लिए मान लेते हैं कि एप्लीकेशन पे नहीं, हमने जो भी प्रीमियम मंगाया वो किस पे मंगाया? अलॉटमेंट पे मंगाया। तो हम क्या एंट्री करेंगे? तो एप्लीकेशन वाली दोनों एंट्री सेम रहेंगी हमारी। पहले हम रिसीव करेंगे फिर हम उसको ट्रांसफर कर देंगे। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, अभी हमने यही चीज डिसाइड करी थी कि अलॉटमेंट पे मान के चल रहे हैं, तो अलॉटमेंट पे अगर हम प्रीमियम कंसीडर कर रहे हैं तो डिबेंचर एप्लीकेशन डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू 9% डिबेंचर एंड टू प्रीमियम को क्या बोलते थे हम? प्रीमियम को हम बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम। तो सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से हम यहाँ इसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, कर सकते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या होगी कि जितना हमने यहाँ ड्यू करा है ये अमाउंट हम रिसीव कर लेंगे। तो एंट्री क्या आ जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम हम दिखा रहे हैं वो किस एंट्री में जाना है? हमेशा ड्यू करने या ट्रांसफर करने वाली एंट्री में ही जाना है। रिसीव करने वाली एंट्री में जो प्रीमियम का अमाउंट होगा वो इसी के अंदर होगा, हम अलग से नहीं दिखाएंगे। ठीक है, बाकी नेक्स्ट एंट्रीज आपकी सेम हो जाएंगी, सेम एज केस 1। ठीक है, सेम एज केस 1 हो जाएगी। तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा है इशू एट डिस्काउंट। इशू एट डिस्काउंट, तो इस पर ध्यान दीजिए क्योंकि जब आपने शेयर्स का इशू किया था तो डिस्काउंट का केस आपने नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो इशू एट डिस्काउंट में क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे टू डिबेंचर एप्लीकेशन कर देंगे। ठीक है, इसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कर देंगे टू 9% डिबेंचर कर देंगे। तो यहां तक तो सेम ही सिनेरियो चल रहा है, कुछ भी फर्क है नहीं, इन तीनों में आपने सेम ही पढ़ा है। अब नेक्स्ट आते हैं कि जब हम अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे और जब डिस्काउंट को एडजस्ट करेंगे तो किस तरीके से दिखाएंगे। तो इसके लिए आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब कंसीडर करो जरा खुद से कि अलॉटमेंट का पैसा तो कम आएगा, क्यों? क्योंकि हम डिबेंचर को इश्यू कर रहे हैं डिस्काउंट पे। तो जो बाकी रह जाएगा उस अमाउंट को हम एक लॉस मानते हैं और लॉस को लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट के नाम से। ठीक है, इसके बाद 9% डिबेंचर्स। ठीक है, कर सकते हैं इसको, ये हो जाएगा। और इसके बाद जितना भी अलॉटमेंट के नाम से आपने डेबिट किया है उतना अमाउंट हम रिसीव कर लेंगे। तो बैंक की एंट्री कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, बाकी एंट्रीज आपकी बिल्कुल जैसे पिछले केस में था सेम हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ड्यू करना है और रिसीव करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ आप ये नोटिस कीजिए कि जो आपका
जब भी आप पार पे कर रहे हो, जब भी आप प्रीमियम पे कर रहे हो, या फिर आप डिस्काउंट पे कर रहे हो, जो आपका परसेंटेज डिबेंचर वाला जो अमाउंट है उसमें क्या जा रहा है, उसमें सिर्फ और सिर्फ पार वैल्यू जा रही है। यानी कि जब हमने सिक्योरिटी प्रीमियम पे इशू किया था उस टाइम पे भी हमने पार वैल्यू को ही डाला था, किसमें, 9% डिबेंचर्स अकाउंट के अंदर। इसी तरीके से जब डिस्काउंट की बात हो रही थी तो ऐसा नहीं है कि हमने उस वैल्यू में से डिस्काउंट को हटा दिया, हमने इसमें पूरा अमाउंट डाला है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो 9% डिबेंचर्स है एग्जैक्टली उसी तरीके से जैसे शेयर कैपिटल में होता था कि जो फेस वैल्यू ऑफ द शेयर थी उसी को ट्रांसफर करना होता था, चाहे आप पार पे करो चाहे प्रीमियम पे करो। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा कि 9% डिबेंचर या जितने भी परसेंट डिबेंचर है, जो भी आपका नेचर दे रखा है डिबेंचर का, तो उसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू, पार वैल्यू ही डालनी है, उसके अलावा नहीं डालना। बाकी जो चीजें हैं कुछ इस तरीके से एडजस्ट हो जाएंगी। ठीक है, आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब ये जो हमने पढ़ा था ये एक बेसिक जर्नल एंट्रीज थी, तो यहाँ इश्यू ऑफ डिबेंचर को जो हम सीखेंगे ना इसके बाद भी, वो हम किन केसों में, किन केसेस में सीखेंगे वो एक बार देख लेते हैं। तो इश्यू ऑफ डिबेंचर बेसिकली जो हो सकता है वो फॉर कैश हो सकता है, पब्लिक को जो भी आप इश्यू कर रहे हो वो फॉर कैश हो सकता है, या तो आप किसी वेंडर को इश्यू कर सकते हो जिसको हम कहते हैं कंसीडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, याद आया होगा कुछ तो। इश्यू ऑफ शेयर में भी यही टॉपिक किया था ना हमने, बिल्कुल सेम टॉपिक है कि आप एसेट परचेज करते हो तब भी कर सकते हो, जब आप बिजनेस परचेज करते हो तब भी कर सकते हो, जब आप अंडर राइटर को पे करते हो तब भी कर सकते हो। तो ये 3 केसेस इसके अंदर होंगे और आपका यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। एक आपका जो इशू है वो है इशू एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। ठीक है, इशू एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। तो ये जो कोलेट्रल सिक्योरिटी ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। आज हमें मेन फोकस करना है फॉर कैश और फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक हमारे रह जाएंगे, ज्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, लेकिन स्टिल हम धीरे धीरे करके प्रोग्रेस करेंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट केस में आपको बता चुकी हूँ कि फॉर कैश हम कैसे कैसे करते हैं, एट पार करते हैं, एट प्रीमियम करते हैं और एट डिस्काउंट करते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है आपका कंसीडरेशन अदर देन कैश। तो कंसीडरेशन अदर देन कैश, जैसा नाम से आपको पता चला कि जब भी आप कोई चीज ले रहे हो, कोई बिजनेस परचेज कर रहे हो या किसी को पेमेंट कर रहे हो, बट कैश में नहीं कर रहे, आप कैसे कर रहे हो, आप उसको डिबेंचर दे रहे हो कि ये लो जी आप डिबेंचर ले लो। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, पहला केस हम देख लेते हैं, व्हेन एसेट परचेज, जब एसेट परचेज करी जाती है तो एसेट परचेज करेंगे तो क्या होगा, एसेट आपके पास आ जाएगी, एसेट अकाउंट आप क्या करोगे, डेबिट कर दोगे, टू करके आप क्या करोगे, जो भी वेंडर है उसका नाम लिख दोगे। तो आप यहाँ वेंडर अकाउंट लिख सकते हो, अगर तो उसका नाम दे रखा है तो उसके नाम से, यानी कि पर्सनल अकाउंट जो भी है उसका, उसके नाम से यहाँ पर दिखा सकते हो। तो ये आपका क्या हुआ, जितने की आपने एसेट खरीदे और जितना आप उसको पे करोगे, इसको हम कहते हैं कंसिडरेशन कितने में आपकी हुई। ठीक है, तो अब जब उनको पेमेंट कर रहे होंगे या इश्यू कर रहे होंगे, इश्यू ऑफ डिबेंचर जब भी कर रहे होंगे तो क्या होगा, अब देखो इस बंदे ने आपको क्या दिया, एसेट दी है, तो ऑब्वियस सी बात है आप इसको बदले में कुछ दोगे, काइंड ऑफ बार्टर हो गया ना, ये कैश नहीं आ रहा, कोई किसी भी एक डायरेक्शन में कैश नहीं आ रहा, नहीं जा रहा। तो आपने क्या किया, एसेट ले ली है, उसको अपना क्या बना दिया, एक क्रेडिटर बना दिया कि उसको आप पे करोगे। अब क्या करना है आपने, उसको पेमेंट कर देंगे, तो उसका जो भी अकाउंट था उसको आप क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, वेंडर अकाउंट या पर्सनल अकाउंट, जो भी अकाउंट आपने यहाँ लिखा है एग्जैक्टली सेम अकाउंट यहाँ लिखना, डेबिट हो जाएगा और टू 9% डिबेंचर्स हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा आपको पता है कि इश्यू ऑफ शेयर हमने 3 केसेस में पढ़ा, एट पार भी हो सकता है, प्रीमियम भी हो सकता है, डिस्काउंट भी हो सकता है। तो यहाँ पे भी तीनों केसेस हो सकते हैं, तो तीनों के एंट्री में बता देती हूँ। तीनों केसेस में फर्स्ट एंट्री आपकी सेम रहेगी, सेकेंड एंट्री में अगर एट पार होगा तो आपकी ये डायरेक्ट ये एंट्री हो जाएगी। ठीक है, अगर तो एट प्रीमियम होगा, अगर एट प्रीमियम हुआ तो क्या एंट्री होगी,
उस केस में वेंडर अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट आपका हो जाएगा। ठीक है, आई गेस ये समझ आया होगा, कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट हो जाएगा। तीसरा केस हमारा क्या है? तीसरा केस हमारा है एट डिस्काउंट। तो एट डिस्काउंट के केस में क्या एंट्री होनी है? वेंडर को तो डेबिट ही करना है, वेंडर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। जितना हम डिस्काउंट दे रहे हैं वो लॉस है, सो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर आप कर दोगे, ये भी डेबिट हो जाएगा टू 9% डिबेंचर्स आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आई गेस ये चीज आपको समझ आ गई होगी अच्छे तरीके से। ये मैंने आपको बताया है इन केस ऑफ परचेज ऑफ एसेट। ठीक है, कंसिडरेशन अदर देन कैश में फर्स्ट टॉपिक हमने किया है कि जब हमने एसेट परचेज करी है तो किस तरीके से हम इश्यू ऑफ डिबेंचर्स की जर्नल एंट्री करेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है आपका व्हेन बिजनेस इज परचेज्ड। जब आपने पूरा का पूरा बिजनेस परचेज कर लिया तब आप क्या एंट्री करोगे। ठीक है, तो वैसे तो हमने ये इश्यू ऑफ शेयर के केस में करी हुई है, बट स्टिल मैं चाहती हूँ कि आप बहुत अच्छे तरीके से इस टॉपिक को समझें। अगर वहां पे कुछ रह भी गया है तो यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो जब भी बिजनेस परचेज किया तो क्या होगा, कुछ एसेट्स आएंगी, कुछ आपकी लाइबिलिटीज आएंगी। तो जो एसेट्स हैं उन एसेट्स को हम क्या करेंगे, एसेट्स को हम डेबिट कर देंगे। ठीक है, जितनी भी लाइबिलिटीज आई, लाइबिलिटीज को हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे ऑब्वियसली। लेकिन यहाँ पे ना एक छोटा सा ट्विस्ट हो सकता है क्वेश्चन के अंदर। ट्विस्ट क्या होगा कि आपको दे देगा कि एसेट इतनी मिली, लाइबिलिटीज इतनी मिली और कंसिडरेशन का अमाउंट भी दे दिया। कंसिडरेशन का अमाउंट दिया मतलब जो भी उसका पर्सनल अकाउंट है उसके नाम से हमने लिख दिया, मतलब उसको अपना वेंडर बना लिया, या जो भी है क्रेडिटर उसको बना लिया हमने। ठीक है, उसको हमने अपना क्रेडिटर बना लिया इतने अमाउंट से। अब यहाँ क्या ट्विस्ट हो सकता है कि जैसे आपको कहा कि 10 लाख की आपने एसेट्स ली, ठीक है, और लाइबिलिटीज जो है वो 1 लाख रुपीज की ली, और आपको जो पेमेंट करनी पड़ रही है यानी कि कंसिडरेशन करी है आपने वो आपकी 8 लाख रुपीज की है। ठीक है, अब ये देखो एंट्री में क्या होना चाहिए, डेबिट और क्रेडिट दोनों का टोटल सेम होना चाहिए। तो डेबिट हमारा 10 लाख हो रहा है और क्रेडिट हमारा 9 लाख हो रहा है, यानी कि इधर क्रेडिट में कुछ शॉर्टेज है। तो अगर क्रेडिट में शॉर्टेज होगी तो क्रेडिट वाली शॉर्टेज को हम दिखाएंगे कैपिटल रिजर्व से। कैपिटल रिजर्व क्यों लिखा, आपने ज्यादा वैल्यू की एसेट्स ले ली, खरीद ली, और आपने जो पेमेंट करी है वो कंपैरेटिवली कम करी है, तो इसलिए आपको 1 लाख रुपए का फायदा हो गया। यानी जब आपको फायदा हो रहा है तो आप किससे दिखाओगे, आप इसको कैपिटल रिजर्व से दिखाओगे। ठीक है, कैपिटल रिजर्व से आप कितना दिखा दोगे, 1 लाख। लेकिन अगर किसी केस में कुछ रिवर्स सिचुएशन हो जाती और यहाँ पे ज्यादा होता और यहाँ कम होता, तब आपका क्या था, लॉस था, तो उसको आप ये दिखाओगे कि वो जो आपने एक्स्ट्रा पे किया वो किस चीज का किया, गुडविल का पे किया। ठीक है, इन केस ऑफ डिफरेंस इन अमाउंट। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि या तो कैपिटल रिजर्व आ सकता है या तो गुडविल आ सकता है, जरूरी नहीं है कि आएगा ही आएगा, बट आपको स्टिल थोड़ा सा ध्यान रखना है कि दोनों में से कोई एक चीज आ तो नहीं रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आप एंट्री कर लेना। तो ये आपका फर्स्ट हो गया। आप आते हैं सेकंड पे। सेकंड में हमें क्या करना है, हमें उनको डिबेंचर दे देना है। तो जैसे आपने पिछले टॉपिक में किया था एग्जैक्टली उसी तरीके से करना है, यानी जो भी उसका पर्सनल अकाउंट है या क्रेडिटर अकाउंट जो भी है, पर्सनल अकाउंट को आप क्या करोगे, डेबिट कर दोगे टू 9% डिबेंचर कर देंगे। ठीक है, ये एट पार था, एट प्रीमियम होगा तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम भी हो जाएगा, और इन केस अगर एट डिस्काउंट है तो यहाँ डेबिट की तरफ आप डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कर सकते हैं। तो ये हमारे 2 केसेस क्लियर हो गए हैं। थर्ड केस पे आते हैं, खत्म कर लेते हैं इसको जल्दी जल्दी। समझती हूँ कि आप थक गए होंगे, बट थोड़ा सा और कर लेते हैं। नेक्स्ट है कि अंडर राइटर्स को अगर हम दे रहे हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर टू अंडर राइटर्स। अब अंडर राइटर कौन थे, जो अंडर राइटिंग का काम करते हैं, तो उनको क्या देना बनता है, उनको देना बनता है अंडर राइटर कमीशन। तो हम क्या लिखेंगे, अंडर राइटर कमीशन से ड्यू कर दो अंडर राइटर कमीशन
अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू अंडरराइटर्स, जिसको देना है उसको हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, और फिर हम पेमेंट कर देंगे। सो अंडरराइटर अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है। आई थिंक आप बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ गए होंगे। स्टिल अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इस टॉपिक को हम और ज्यादा डिटेल में और एग्जाम्पल की हेल्प से कर लेंगे। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा? आज की क्लास में हमने सीखा कि कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो ये डिबेंचर से मतलब क्या है हमारा, जो इसके सामने परसेंटेज लिखा होता है, जो रेट लिखा होता है, ये क्या होता है, ये हमने सीखा। इसके अलावा हमने सीखा कि इशू ऑफ डिबेंचर जो है वो हम किन किन केसेस में करते हैं, यानी कि इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट की जनरल एंट्री आज हमने सीख ली। इसके अलावा करा कंसिडरेशन अदर देन कैश, एसेट परचेज करी तो क्या एंट्री करनी है, बिजनेस परचेज किया तो क्या एंट्री करनी है, और अंडरराइटर्स को अगर इशू किया तो क्या एंट्री करनी है, ठीक है। तो ये काफी सारा टॉपिक हमारा कवर हो गया है, लगभग हाफ चैप्टर हमारा रह गया है। तो नेक्स्ट क्लास में हमें कौन सा टॉपिक करना वो बता देती हूँ मैं। अब हमें करना है इशू ऑफ डिबेंचर अकॉर्डिंग टू द रिडम्पशन कंडीशंस, ठीक है। तो ये टॉपिक एक हमें करना है, और एक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो करना है इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी, ये करना है। और एक लास्ट बट नॉट लीस्ट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और उसका राइटिंग ऑफ, ठीक है। तो ये टॉपिक्स हमें करने, 3 टॉपिक हमारे मेन रह गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सी यू, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।